जय हिंद दोस्तों। आइए हम देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जितने भी पीवाईक्यू बन सकते हैं वो सारे हम इसमें कवर कर लिए हैं। ठीक, इसमें हमने जो है बहुत सारे जो है पीवाईक्यू कवर किए हैं और सारे हम देख लेंगे एक ही वीडियो में। और जैसे मैंने संविधान संशोधन से संबंधित वीडियो करा दी है, संगठन करा दी, यानी हमारी मतलब अगर आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो आपको सारी वो वीडियो मिलेंगी जो एग्ज़ाम में आते हैं। और मैंने अब तक 2500 प्लस क्वेश्चन जो है करा दिए हैं और मैंने वही क्वेश्चन कराए हैं जहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर एग्जाम में मिलेंगे। वनडे में तो बहुत ही मिलेंगे। जब आरओ जैसे एग्जाम में 10 क्वेश्चन देखने को मिल गए जो इतना हार्ड पेपर था, तो वनडे की बात ही क्या है। ठीक, तो देखिए शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो सभी को पता है कि राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आगे बढ़ते, अगला लिखा है कि भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो ये भी कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे, चाहे वो कार्यवाहक हो या कार्यवाहक ना हो। आगे बढ़ते हैं, अगला लिखा है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं। तो देखिए परामर्श जो करते हैं ना, ये किससे करेंगे? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से करेंगे। यानी देखिए मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो अन्य न्यायाधीश होते हैं ना, उनकी नियुक्ति करने से पहले परामर्श करेंगे जो राष्ट्रपति, वो किससे? तो हाई कोर्ट से करेंगे। किससे? मतलब वो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई से करेंगे, यानी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनसे करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है। तो ये फ्रांस से है। किससे है? फ्रांस से है। ये भी याद रखिएगा। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली होते हैं तब उनके काम कौन करेंगे, यानी उनके स्थान पे काम कौन करेगा। तो ये काम करते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक, और हिमायतुल्लाह जो थे वो मतलब कार्यवाहक राष्ट्रपति मतलब कार्यवाहक न्यायाधीश पहले थे। अभी आगे क्वेश्चन आएगा। ठीक, इसमें मैंने 47 क्वेश्चन ले लिया। अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी हो कि कितने क्वेश्चन हैं, तो मैंने 47 क्वेश्चन कराए और 47 क्वेश्चन एक टॉपिक के बहुत होते हैं 10 मिनट में। ठीक, आगे बढ़ते, अगला है कि निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है। तो ये कौन है? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते, अगला है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है। तो किसी अधिकारी को, यानी किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए हम परमादेश देते हैं। ठीक, ये हमने जो है जो मूल अधिकार करा रहा था मैं, तो उसमें 56 क्वेश्चन मैंने कराए थे, उसमें ये क्वेश्चन 2-3 बार आए थे। ठीक, आगे बढ़ते, अगला है निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय की वह आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए किया जाता है। तो देखिए अधिकार परीक्षा है। जो देखिए अधिकार परीक्षा मैंने क्या समझाया था, इसमें समझाया था जब कोई व्यक्ति अपने मतलब अधिकार क्षेत्र को छोड़कर दूसरे का काम करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई मान लीजिए चपरासी या सी ग्रेड का आदमी है, यानी छोटी नौकरी है उसकी, और वो बड़ा काम कर रहा है यानी ए ग्रेड की। मान लीजिए कोई चपरासी वो डीएम का काम कर रहा है, तो उसे रोकने के लिए जो आदेश होता है ना, वो कौन सा होता है? अधिकार परीक्षा होता है। यानी हम उससे पूछेंगे कि किस बेस पे तुम जो है ये काम कर रहे हो। ठीक, और ये कौन पूछता है? तो न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। आगे बढ़ते, अगला है निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो ये कौन सा है? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य है। ठीक, आगे बढ़ते, अगला है भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है। तो ये ओनली और ओनली संसद के पास है, भारत की संसद। ठीक, आगे बढ़ते, अगला है कि भारत में किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही। तो देखिए इसमें से जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो थी वो अभी तक कोई महिला नहीं थी। ठीक, याद रखिएगा। देखिए जो फातिमा बीबी थी ना, वो मुख्य न्यायाधीश थी। कौन सी मुख्य न्यायाधीश थी? वो हाई कोर्ट की थी। कहाँ की थी? हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश थी, हिमाचल प्रदेश की। याद रखिएगा। आगे बढ़ते, अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी थी। देखिए कितनी उनकी मतलब इनकी आयु कितनी होती है। तो इनकी आयु जो होती है वो होती है 65 वर्ष। कितनी होती है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले होती है। आगे बढ़ते, अगला है सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है। तो संचित निधि से होता है। किससे होता है? संचित निधि से। याद रखिए, कंसोलिडेटेड फंड। ठीक, अब देखिए संचित निधि आर्टिकल कितना है? 266, और कंसोलिडेटेड फंड 267। देखिए ये आकस्मिक है, ये संचित है। ठीक, याद रखिए। और क्वेश्चन आता है, पूछता है मतलब आर्टिकल कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। तो देखिए कौन सा भाग है जहाँ संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। तो ये जो भाग है ना, ये भाग है हमारा 5। कौन सा है? 5 है, क्योंकि मतलब संघ की बात किस में है? भाग 5 में है। मैंने याद कराया था ना इस तरह बना के कि ऊपर कौन है? संघ है, फिर राज्य है,
फिर जो है हमारी यूटी आती है, उसके बाद हमारी पंचायत आती है, फिर नगर पालिका, फिर अनुसूचित जाति और जनजाति। मैंने जो भाग थे ना उसमें मैंने रिलेट करके बहुत अच्छे से समझाया था, जो एक बार देखेगा काम उसका हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते। अगला है कि संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है, तो ये कौन है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय है। कौन है, सर्वोच्च न्यायालय। अगला है कि भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन होता है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय होता है, जो व्याख्या करता है किसकी, संविधान की। आगे बढ़ते। अगला है कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1973 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। उसके पहले जो न्यायाधीश बनते हैं वो एल या एमफे बनते हैं। ठीक, और उस समय जो वायसराय था, तो वायसराय वाली वीडियो में बताया था कि वायसराय कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग थे। कौन थे, वारेन हेस्टिंग थे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते। और देखिए वायसराय वाली जो वीडियो है ना, वहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री लगभग उसमें मैंने पूरी समेट दी है। 20 से 22 मिनट की वीडियो है, और उसमें से 3-4 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है कि राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है, तो देखिए जो राष्ट्रपति है कानूनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। सर्वोच्च न्यायालय मतलब दे परामर्श या न दे वो बाध्य नहीं है, और सर्वोच्च न्यायालय परामर्श दे, राष्ट्रपति माने या न माने ये भी कोई जरूरी नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते। अगला है कि न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किससे है, तो ये किसे है, सर्वोच्च न्यायालय को है, यानी उच्चतम न्यायालय को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये कहाँ से लिया गया, तो ये इससे से लिया गया, यानी अमेरिका से। आगे बढ़ते। अगला है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है, तो देखिए जो ये अर्थ है ना, ये कौन सा है, तो ये है कानूनों की सांविधिक वैधता का पुनर्निरीक्षण। न्यायिक पुनरीक्षण मतलब है अगर कोई कानून ऐसा है जो मतलब उचित नहीं है, तो उसे मतलब सुप्रीम कोर्ट हटा भी सकती है, यानी उसे रिव्यू कर सकती है, दोबारा देख सकती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और देखिए एक चीज़ और है, न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब ये होता है कि मतलब कोई भी मतलब कानून है जैसे बना है तो उसकी समीक्षा कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला कि निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश, तो देखिए उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश पूछा है, तो ये कौन है। देखिए सॉरी, ऊपर मैंने क्या बताया था, देखिए ये फातिमा बीवी है। कौन है, फातिमा बीवी। ऊपर जो मैंने बताया था कि हिमाचल प्रदेश की जो मुख्य न्यायाधीश है ना, तो वो हाई कोर्ट की थी, तो वो कौन थी, तो लीला सेठ थी। ठीक, ये थोड़ा मतलब कन्फ्यूज हो गया मैं भी, थोड़ा मतलब देख लीजिएगा। ठीक, मतलब गलती हो गई, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। देखिए ये फातिमा बीवी कौन है, उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश। ठीक, मुख्य अभी तक कोई नहीं है, और फातिमा बीवी जो इनका भी हाल ही में डेथ हुई है। ठीक, याद रखिए। और लीला सेठ किसके हैं, तो मुख्य न्यायाधीश हैं, मतलब हाई कोर्ट की। ठीक, लीला। आगे बढ़ते। अगला है संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है, तो सर्वोच्च न्यायालय को है। किसे है, सर्वोच्च न्यायालय को हो। आगे बढ़ते। अगला है निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं, तो देखिए ये जो मामले हैं ना, ये मूल अधिकारों का संरक्षण, यानी ये दोनों के अंतर्गत आता है। ठीक, आगे बढ़ते। अगला है कि कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है, तो ये जो आर्टिकल है ना 129 है। कौन सा है, 129, अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। और देखिए एक चीज़ और है, ये मतलब आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे मतलब माइंड में सेट कर लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युत का आदेश कौन जारी करता है, यानी उसे हटाने का आदेश कौन, उसके स्थान से हटा देने का आदेश कौन जारी करता है, तो ये जो जारी करते हैं ना, ये कौन करेंगे, तो ये राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेंगे, राष्ट्रपति। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा, तो देखिए ये जो थे वी रामास्वामी थे। कौन थे, वी रामास्वामी, न्यायमूर्ति वी रामास्वामी। आगे बढ़ते। अगला है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है। ठीक, उच्चतम न्यायालय के मतलब जो सदस्य हैं उनकी वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है, तो संसद के पास है। आगे बढ़ते। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता होनी चाहिए, तो देखिए वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालय को लगातार 10 तक अधिवक्ता रहा हो, एडवोकेट, वह एक पारंपरिक विधिवेत्ता हो। उपरोक्त में से कोई भी यानी इनमें से कोई भी एक होगा तो काम चल जाएगा। आगे बढ़ते। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन दिया है सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो ये कौन थे, हीरालाल जे कानिया थे। अगला कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा, तो देखिए ये कौन थे सबसे लंबी अवधि तक, वाईवी चंद्रचूड़, जो डीवाईवी चंद्रचूड़ वर्तमान में है ना, उनके पिताजी। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा, तो देखिए सबसे कम समय पर जो थे ना वो कौन थे, तो कमल नारायण सिंह। कौन थे, कमल नारायण सिंह थे। आगे बढ़ते। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने
20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यकारी या कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। तो ये कौन थे? हिदायतुल्लाह थे। कौन थे? हिदायतुल्लाह। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि वर्ष 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय प्रथागत वरिष्ठता के सिद्धांत को पहली बार त्यागा गया था? तो देखिए ये जो थे A.N. रे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? तो केवल भारत के सेवानिवृत्ति मुख्य न्यायाधीश जो थे वही बन सकते हैं मानवाधिकार के अध्यक्ष। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए केवल लिखा है, केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचा, तो देखिए मूल ढांचा की बात आ गई ना, तो ये कौन है? केशवानंद भारती केस 1973। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 24 अप्रैल 1973। अगला है कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, पर वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है? तो ये मूल ढांचे की बात कर रहा, संशोधन नहीं कर सकती है, तो केशवानंद भारती केस है। आगे बढ़ते। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कितने हैं, बार बार आते रहते हैं, याद करिएगा। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग होगा? तो केवल अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो अधीनस्थ न्यायालय का। किसका? अधीनस्थ न्यायालय का। निर्वाचन आयोग का नहीं करेगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल संसद इसका नहीं करेगा, अधीनस्थ न्यायालय का करेगा। ठीक भाई, न्यायालय है तो न्यायालय का ही तो करेगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि भारत में न्यायपालिका है, तो देखिए भारत में जो न्यायपालिका वो स्वतंत्र न्यायपालिका है। ठीक, संसद के अधीन नहीं है, राष्ट्रपति के या प्रधानमंत्री के अधीन नहीं है, स्वतंत्र है। अगला है भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है, तो देखिए न्यायपालिका का जो स्वरूप है ना एकीकृत है। क्या है? एकीकृत, विकेंद्रीकृत नहीं है, सामूहिक नहीं, व्यवहारिक नहीं, एकीकृत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है, देखिए तदर्थ न्यायाधीश पूछा है ना, तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। अगला है कि जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकाबला PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, यानी न्यायमूर्ति कौन थे या न्यायाधीश? तो PN भगवती थे। ठीक, अगला है सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता? तो निषेधाज्ञा। ऑप्शन नंबर ए। प्रतिषेध कर सकता है, परमादेश, बंदी मतलब बंदी 32 आर्टिकल मतलब आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला है सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? तो देखिए ये जो हटाने के लिए सिफारिश करता है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्य को। ठीक, ये हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है। आगे बढ़ते। अगला है कि जनहित याचिका दायर की जाती है, तो देखिए उपरोक्त में से दोनों, यानी उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में हम कर सकते हैं जारी। ठीक, तो देखिए यहाँ पे मैंने 47 क्वेश्चन दोहे देख लिए लगभग 10 मिनट में, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो जो हमारी उच्च न्यायालय से संबंधित होगी, वहाँ जितने क्वेश्चन बनते हैं हम सारे समेट लेंगे, तो हमारा ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय दोनों कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।